हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो चार्जेस हैं -q, ईच आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए हमारे पास, कोई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, एम जो है एक मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एम जो है एक मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट सी पर कितना होगा। सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और दो चार्जेस -q रखे हुए हैं ए और बी पर। -q चार्ज रखा हुआ है और ये -q चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होता है और उससे r दूरी पर कोई पॉइंट P होता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से किधर होगी, बाहर की ओर। और मान लो अगर कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और उससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो होगी नेगेटिव चार्ज की ओर। ये तो कंसेप्ट था इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक साइड इसकी बराबर होगी, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल ही होगी। ठीक, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इसी की ओर होगी, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसी की ओर होगी। मैंने यहाँ पे ई और ई लिखा है, क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड होगा कितना, वो होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखते हैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। हर एक का एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट इधर ही तो होगा, किधर होगा, एलोंग सी एम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कितना बेटा, पहले का डी होगा। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट मिनट। कितना होगा, फर्स्ट पहले का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, जो एलोंग सी एम है ना, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा किधर होगी, वो होगी सी एम के एलोंग, देख रहे हो, टुवर्ड द सी एम होगी। ठीक है, क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज क्या होगा, क्या कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म ए क्लोज लूप। जाहिर सी बात है, देखिए अगर ये चार्ज मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो आपको पता है नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं नेगेटिव चार्ज की ओर, और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, ये तो पता ही है। ऐसी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर ये लौट के एक पॉजिटिव चार्ज पे आएंगी, ऐसा नहीं होता, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में होता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप दिखा भी सकते थे, वहाँ पर ये साउथ पोल होता था, ये नॉर्थ पोल होता था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ पे आती थी, फिर साउथ से नॉर्थ में जाती थी, वहाँ क्लोज लूप फॉर्म होता था मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है, तो हमेशा याद रखना ये ऑप्शन होगा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि भाई कंजर्वेटिव होगी और कोई फॉर्म नहीं करेगा क्लोज लूप। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं होगा क्योंकि क्लोज लूप वो कह रहा है नॉन कंजर्वेटिव होता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाले। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा पास, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक प्लेस्ड हैं एट टू वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। देखिए दो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक की साइड दे रखी है बेटा एल, यहाँ भी साइड दे रखी है एल, ये दे रखी है एल एल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थर्ड वर्टेक्स पी पर कितना होगा, इज ई है, थर्ड वर्टेक्स पी, ये थर्ड वर्टेक्स है, ये पहला वर्टेक्स मान लो ये ए है, ये बी है, और ये थर्ड वर्टेक्स है पी। ठीक है, वो कह रहा है एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बनाया गया ऑफ रेडियस L/4 का। तो बच्चों देखो ये इस पी पर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बना गया है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चा, L/4 है, कितनी है, L/4 रेडियस का एक कंडक्टिंग स्फीयर बना गया है। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पर। तो देखिए जाहिर सी बात है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थर्ड वर्टेक्स पर, और इस पर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ये क्या है, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी ध्यान रखना है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर कंडक्टर होता है या कोई भी मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये भी ध्यान रखना, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे को पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी पर कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर है,
तो जो भी चार्ज हम इसको देंगे तो सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो इनसाइड द अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है चार्ज पे। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। और अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे रिसाइड कर देता है किसी भी मेटल के सरफेस पे। तो अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, तो Q की वैल्यू अंदर ही जीरो होगी। तो अंदर जीरो होगी तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो डायोड हैं D1 D2। पहला डायोड देखो, ये आप सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इस तरीके से बना लिया करो, यहाँ पे दिखा दिया करो 0,0 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 0,0 पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, -Q चार्ज, और 1,0 पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है। 1,0 पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और बच्चों इसकी जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस थी, A, कितनी डिस्टेंस थी, A। और जो दूसरा डायोड है, क्योंकि डायोड आपको पता है डाइपोल जो होता है, ठीक है, ये जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं कुछ दूरी पर, वो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है याद रखना है, -Q से +Q की ओर होती है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इनके बीच की दूरी कितनी है, A। तो यहाँ पर लिखेंगे A, ये होगा पहला वाला, इसे हम P1 नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरे के लिए क्या कह रहा है वो, दूसरे के लिए बच्चा देख क्या कह रहा है वो, दूसरा जो डाइपोल है वो है 0,A पे 1 बनता है और 0,2A पे बनता है। पहला डाइपोल का पहला पॉइंट कितना है, 0,A, और दूसरा है 0,2A पे जो चार्ज है। इस पे चार्ज कितना था, -Q, इस पे चार्ज कितना कह रहा है वो, +Q है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है, A तो हुआ। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये पूरी की दूरी 2A। तो भाई देख बताओ, ये 2A है, ये A है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दो चार्जेस के बीच की, ये होगी A। कितनी होगी, A होगी। तो बच्चों इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो भी कितनी होगी, -Q से +Q और होगी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, Q आइदर चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, A, Q × A होगी। तो यहाँ पर तुम मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हो, जो P1 था और P2 था दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है। तो लिख सकते हो P1 = P2 = Q × A, ये तो लिख सकते हो। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मैं वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करूँ यहाँ पर, तो ये बताओ ये P1 वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और वेक्टर P2 की डायरेक्शन बताओ किधर है, ऊपर है या नहीं। तो ये बताओ, अगर मैं इसका जो है आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशंस, उसमें ये जो होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका डायगोनल क्या शो करेगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा बच्चों, ये क्या आंसर हमारा पास, P2 वेक्टर। भाई ये वाला वेक्टर P2 वेक्टर है तो ये भी तो P2 वेक्टर होगा। तो बताओ वेक्टर P = कितना होगा, वेक्टर P = होगा P1 वेक्टर + P2 वेक्टर। क्लियर है, चलिए P1 वेक्टर बता दो कितना होगा। P1 का अगर मैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं उसको ऐसे ही तो लिखता हूँ, A × n। अगर सपोज कर लो मेरे को जो है x डायरेक्शन वाला वेक्टर लिखना है, मान लो ये वेक्टर है A, x डायरेक्शन में दे रखा है, तो मैं लिखूँगा इसे वेक्टर A × A, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i। अगर ये वेक्टर A इधर होता तो इसको क्या लिख सकता था मैं, वेक्टर A = इसका मैग्नीट्यूड A, और ये y डायरेक्शन में है तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लिखता है, j लिखता। तो बताओ P1 वेक्टर के लिए अगर मैं लिखूँ इसको तो ये लिख सकता P1 × i। अच्छा P2 वेक्टर के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वेक्टर z डायरेक्शन में तो लिख सकता हूँ P2 × j, मैग्नीट्यूड × डायरेक्शन। तो P1 P2 के बराबर है, और किसके कितना है, Q × A। तो P1 की जगह Q × A × i लिख दूँगा, P2 की जगह भी QA × j लिख दूँगा। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ से QA कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, i + j आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर P आ जाएगा। ठीक है, तो देखो QA × i + j, ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ये हो गया QA × i। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक चार्ज Q इज फिक्स्ड इन पोजीशन एंड अदर चार्ज Q इज ब्रॉट नियर एंड चार्ज Q एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक चार्ज Q है, इसकी पोजीशन तो फिक्स है, ये चार्ज Q है जो कि जिसकी पोजीशन फिक्स है। दूसरा जो चार्ज है, ठीक है, वो रिलीज़ किया गया फ्रॉम रेस्ट से। मान लो इसकी पोजीशन पहले थी ये R, मान लो R' थी फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये चार्ज था, ये जो है अब यहाँ से चार्ज को रेस्ट से छोड़ के रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ कर दोगे जब छोड़ोगे
तो मान लो कहीं जाके रुक गया ये, मतलब कहीं जाके रिलीज़ हुआ, मान लो किसी डिस्टेंस जाके पे रुका हो, आर डिस्टेंस पे रुका, तो ये बताओ इस क्यू और इस क्यू डैश के बीच में, क्योंकि क्यू डैश भी क्यू है, ये क्यू डैश क्या है, ये क्यू है ना, चार्ज तो क्यू दे रखा है, जो रेस्ट से छोड़ा गया, रिलीज़ किया गया, रिलीज़ कर दिया तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ये फाइनली क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ठीक है, रिलीज़ करोगे तो, ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा होगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला जानते हो आप, 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 × Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R², ये तो है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये Q Q Q ये 1/4πε की पूरी चीज़ वैल्यू जो है, अगर आप देखें ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है। जब बेटा ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली तुम देखोगे कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R² के। तो अगर ये ग्राफ अगर मैं फोर्स और R² के बीच में बनाऊँ, कह भी रहा है ये, ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन के बीच में पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी, ये था Q²/R² इंटू एम जो भी होगा मास फिक्स होता है। तो एक्सेलरेशन जो है अभी भी ये देखो Q² भी फिक्स है 1/4πε क्यों है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R² के। इसका मतलब ये है अगर जैसे जैसे R बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। और अगर हम चले जाएँ R की वैल्यू अगर 0 रख दें, R की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, तो R की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। अगर R की वैल्यू बढ़ती जाए ये R की वैल्यू के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में A और R के बीच में बताओ कौन सा ग्राफ होगा। तो ये A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया R² के, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बिल्कुल छुलाना नहीं है आपको, थोड़ा सा इसके पैरेलल कर देना, क्यों, क्योंकि जो ये ग्राफ है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो वाला ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, इसमें A=इन्फिनिटी पे, R=इन्फिनिटी पे जाके कहीं A की वैल्यू 0 होगी, और वो कहाँ होगी, बहुत बहुत दूर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं हम। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो ग्राफ है वो फोर्स और 1/r² के बीच में ग्राफ है, ठीक है। पहले बताओ जो पॉइंट चार्जेस थे, पहले बताओ पॉइंट चार्जेस जो थे वो कितने थे तुम्हारे पास, दो पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो बताओ इनके फॉर्मूला क्या होगा कूलम्ब्स लॉ का, 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये होगा। और ग्राफ किसके बीच में है, फोर्स और 1/r² के बीच में ग्राफ है नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे y=mx होता है, y=mx, वो ग्राफ ऐसे ही तो बनता था, ये y एक्सिस होती थी, ये x एक्सिस होती थी, उसके लिए ग्राफ ऐसे ही तो बनता था, लीनियर, है ना, लीनियर ग्राफ बनाते थे। अब जब ग्राफ लीनियर बनेगा तो आप मुझे बताओगे, यहाँ पर देखो y के स्थान पर जो है क्वेश्चन में f दे रखा है, और देखो x के स्थान पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/r² दे रखा है। तो अगर मैं इसी वाली को इस तरीके से लिख दूँ, Q1 Q2/4πε0, ये तो हो गया एक जगह, और ये हो गया 1/r²। तो 1/r² को हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो इसकी कंपेरिजन हम इससे नहीं कर सकते फॉर्मूले से, y=mx में, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो तो f है और जो x है वो 1/r² है। तो बचा हुआ क्या है, m है, m कितना है, Q1 Q2/4πε0, यही तो है। और इसी को क्या कहूँगा मैं, स्लोप कहूँगा स्लोप, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, Q1 Q2/4πε0, यही तो कहूँगा मैं कि सर tan थीटा जो हो गया वो हो गया Q1 Q2/4πε0, ठीक है, यही स्लोप हो गया। तो ये पहला स्लोप है Q1 Q2 के बीच में, सही है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप देखें, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये ग्राफ जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, इसका स्लोप देख रहे हो थोड़ा सा कम है, और देखो इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो ये एंगल थोड़ा सा कम है, और देखो ये वाला जो एंगल है θ2 ये ज़्यादा है। यहाँ 2 चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्जेस दे रखे हैं वो कौन से हैं, Q2 और Q3 हैं, सही है। सबसे पहली चीज़ इसमें कह रहा है कि कौन जो है सबसे कम होगा, उसमें क्वेश्चन में भी गिवन है ऑलरेडी, पहले से दे रखा है ये देखो क्वेश्चन में कि जो चार्ज Q2 है, देखो एक सेकंड, जो चार्ज Q2 है वो कैसा है, पॉजिटिव भी है और लीस्ट मैग्नीट्यूड वाला है।
जो Q2 चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, लीस्ट है, कितना है, लीस्ट। तो लीस्ट रहेगा तो ये वाला आंसर हो सकता है या ये वाला आंसर हो सकता है, इन दोनों में से एक होंगे क्योंकि Q2 सबसे लीस्ट है। अब Q1 Q3 में से कौन बड़ा होगा मुझे ये पहचानना है। तो अब मुझे बताओ कि tan θ 1 बराबर हो गया Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही ये वाला स्लोप अगर देखें तो tan θ 2 इक्वल टू, सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q2 Q3 अपॉन की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो अगर मैं डिवाइड मार दूँ, दोनों का डिवाइड मारूँ तो tan θ 1 अपॉन tan θ 2, tan θ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन के Q2 Q3 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया है ना। तो देखो Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, Q1 अपॉन Q3 बचा। अरे बताओ यही तो बचा, ये सब कैंसिल आउट हो गया, Q2 से Q3 भी हो गया। तो देखो tan θ 1 अपॉन tan θ 2 इक्वल टू कितना आ गया, Q1 अपॉन Q3। यहाँ पर एक बात बताओ जो कौन सा बड़ा है, tan θ 2 बड़ा है या tan θ 1, tan θ 2 बना है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ tan θ 2 अपॉन tan θ 1 इक्वल टू लिख सकता हूँ Q3 अपॉन Q1, ठीक है लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या Q3 ग्रेटर देन Q1 होगा या Q1 ग्रेटर देन Q3 होगा। तो मुझे बताओ स्लोप कौन सा ज़्यादा है, ये बताओ स्लोप किसका ज़्यादा है, θ 2 ग्रेटर देन है ना θ 1 से। देखो क्वेश्चन में ये देख रहे हो θ 2 ग्रेटर है θ 1 से, तो जब θ 2 ग्रेटर देन θ 1 से है तो tan θ 2 ग्रेटर देन tan θ 1 से होगा। जब tan θ 2 ग्रेटर देन tan θ 1 से है तो Q3 ग्रेटर देन Q1 होगा, नहीं होगा, यही तो होगा। देखो θ 2 के सामने ये है और tan θ 1 के करस्पॉन्डिंग Q1 है, तो ये आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा बेटा, डी आएगा, ये नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि Q3 ग्रेटर देन Q1 है। क्लियर है, आई होप समझ में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं B1 B2, इन पर जो चार्ज है वो है -7 पिको कूलम और +4 कूलम। ये कॉन्टैक्ट है थर्ड बॉल के साथ कांटेक्ट में लाया गया और उनके वो क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो फाइनल जो चार्ज आता है हर बॉल पे इतना इतना आता है। तो इनिशियल चार्ज बताइए B3 पे कितना हुआ। देखो ऐसा हुआ ये 3 बॉल रही होंगी, ये बॉल 1 बॉल 2, ये बॉल 2 रही होगी, ये बॉल 1 रही होगी भैया, है ना, एक और बॉल रही होगी बॉल 3 रही होगी, ठीक है। बॉल 1 पे जो चार्ज है वो तो तुम्हें गिवन है -7 पिको कूलम है। बॉल 2 पे जो चार्ज है वो भी गिवन है +4 पिको कूलम है। जो बॉल 3 है ना, जो बॉल 3 है इनिशियली चार्ज कितना होगा बॉल 3 पे वो नहीं मुझे पता, क्यू मान लिया। और जब बॉलों को तीनों को टच किया गया, तीनों को छुलाया गया, बॉल B1 को B2 को और B3 को छुलाने के बाद, ये बाद वाली कंडीशन है, ये बिफोर जो है टचिंग है, ये बाद आफ्टर टचिंग वाली कंडीशन आएगी। जब दोनों तीनों को छुला दिया गया तो तीनों को छुलाने के बाद जो बॉल B1 है, बॉल B2 है और बॉल B3 है, इन पर जो चार्ज आता है वो कह रहा है फाइनल चार्ज हर एक बॉल पे माइनस आता है, -2 पिको कूलम। देखो -2 पिको कूलम और ये -2 पिको कूलम आता है। तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या था, आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होगा। जो इनिशियल चार्ज था बिफोर टचिंग, इनिशियल चार्ज जो हुआ बिफोर टचिंग, टचिंग करने से पहले, बिफोर टचिंग किसके बराबर होगा, फाइनल चार्ज जो भी आया आफ्टर टचिंग, फाइनल चार्ज आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद जो आया फाइनल चार्ज। तो बताओ इनिशियल चार्ज कितना रहा होगा बेटा, -7 + 4 प्लस Q इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास -2 भाई जो चार्ज पहले था वही जो चार्ज रहेगा, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो गया, -7 में से 4 -3 + Q इक्वल टू हो गया -6। तो Q बराबर आ गया -6 + 3 इक्वल टू हो गया -3 पिको कूलम। कितना था, -3 पिको कूलम। देखो इसमें कौन सा आंसर है, ये आ गया B, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगा दी हमने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल है ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो पहले बताओ, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है माइनस के पी इंटू ई कॉस थीटा, ये होता है। एक फार्मूला और पढ़ा होगा आपने, पी इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये पढ़ा होगा आपने जनरल फार्मूला। ये वाला याद रखो तुम, ये वाला फार्मूला याद रखो। कितना है पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो ये कह रहा है कोई जो डायपोल था उसको घुमाया इन्होंने स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा 1 की वैल्यू चाहिए 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 1 होता है 0, और इसे घुमाया, रोटेट किया इसे। जब रोटेट करोगे तो घूम करके ये पहला चार्ज ऐसा था माइनस क्यू प्लस क्यू, सही है। इसे घुमाया, जब घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे घुमा दिया। शुरुआत में डायपोल मूवमेंट बेटा ये था डायरेक्शन, अब डायपोल मूवमेंट की ऐसी डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल रोटेट कर दिया ना, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। अरे बिल्कुल रोटेट कर दिया ना। पहले डायपोल देखो बेटा ऐसा था, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये थी। अब जब तुमने इसे घुमाया, घुमा करके बिल्कुल 180 डिग्री पे कर दिया, ऐसे घुमा करके ऐसे कर दिया तुमने P2 को, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो शुरुआत में थीटा 1 की वैल्यू 0 थी भाई, थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री हो गई जब पूरा कंप्लीटली रोटेट कर दिया, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है ये वाली जो कंडीशन होती है थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री पे, ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। कौन सी कंडीशन होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है, याद रखना, थीटा 2 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दो, चलो देखो क्या फॉर्मूला आएगा, यू इक्वल टू पी इंटू ई कॉस थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी 0, कॉस थीटा 2 कितना था 180, तो बच्चों यू बराबर आ जाएगा पी इंटू ई, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चा कितना आ गई, ये आ गई यू इक्वल टू पी इंटू ई इंटू 2, तो कितना आ गई 2p आ गई, कितनी आ गई 2p। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आपके पास कितनी आई है 2p आई है, कितनी आई है 2p। तो देख लीजिए इसमें आंसर कौन सा है 2p है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब कई बार बच्चों को ये फार्मूला नहीं आता होगा समझ में, है ना भैया। देखो एक्चुअली क्या है कि इस फार्मूले को थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को ये तो समझ में आ गया, चलो स्टेबिलाइजर मान लिया, ये कर लिया, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया सर ये नहीं मुझे पता। थ्योरी पे पढ़ोगे मेरे भाई, ठीक है। जब हम किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये डायपोल है माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगता है क्यू ई, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर जो फोर्स लगता है ये हमेशा अपोजिट लगता है क्यू ई, सही है। ये ध्यान रखना, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है ये आपको मालूम था 2l दे रखा होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। कोई प्रॉब्लम, ये जो होती थी ये वाली जो दूरी होती थी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, d मानते थे। ये एंगल हम कितने ले देते थीटा, तो d इक्वल टू कितने आ जाती थी 2l साइन थीटा, पता होगा आप लोगों को इतना। तो यहाँ से हम जो है स्मॉल वर्क डन जो निकालते थे, स्मॉल वर्क डन होता था टाउ डी थीटा, क्या आता था टॉर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। स्मॉल वर्क डन फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी, टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होता था DW, सही है। तो जो हम जो है टोटल वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सही है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ घुमाएंगे, तो हम जनरली ये लेते थे कि शुरुआत में डायपोल इस पोजीशन पे था थीटा 1, सही है, लेकिन इस पर टॉर्क लगा, ये फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे एक टॉर्क डेवलप करेंगे बेटा, टॉर्क डेवलप करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायपोल था शुरुआत में, जो डायपोल था इस डायरेक्शन में था, तो डायपोल क्या हुआ घूम गया बच्चों, क्या हो गया डायपोल घूम गया, घूम करके कितना हो गया थीटा 1 से थीटा 2 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 1 लग देते हैं, यहाँ पे थीटा 2 पोजीशन लग देते हैं, कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहा है, तो P इंटू ई ले लेते थे, इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता था माइनस के कॉस थीटा, ये लिख देते थे थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो लिख देते थे ये देखो जो हो जाता था माइनस के P इंटू ई, थीटा की वैल्यू थीटा 2 लगेगी पहले, अपर लिमिट लगती है माइनस करके लोअर लिमिट लगती है, तो ये फॉर्मूला आ जाता था ये माइनस P इंटू ई। इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2,
ठीक है, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो ये हो जाता था P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता था ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पे थीटा जो है हम जो घुमाते थे 90 डिग्री से 0 डिग्री पे घुमाते थे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो है डाइपोल को कहाँ घुमाते थे, 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाते थे। तो याद रखना, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा पहले डाइपोल यहाँ पे था, तो शुरुआत में थीटा 1 कितना था 90 डिग्री। और जब डाइपोल को 90 डिग्री से इधर टॉर्क लगाएंगे ना, टॉर्क लगाने के बाद जो डाइपोल था शुरुआत में ये था, घूम करके फिर डाइपोल जब डाइपोल इधर आ जाएगा, ठीक है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। जब यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू डाल दोगे ना 90 और थीटा की 2 की वैल्यू 0 डाल दोगे, तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेनी है तो देखो, डाइपोल शुरुआत में माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज पे रहता था, और डाइपोल पे अपोजिट टॉर्क लगाओगे तो डाइपोल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू ये जो एंगल था तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये डाइपोल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, 90 डिग्री से। भाई थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री वाली पोजीशन पे था, और ये कौन सी वाली पोजीशन पे पहुँच गया, 180 डिग्री वाली पोजीशन पे पहुँच गया। तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर नहीं जाएंगे। यहाँ से फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के P इंटू ई, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा प्लस के P इंटू ई, जब आप थीटा 1 थीटा 2 डाल दोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो ये बताती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में। अगर आप किसी रॉड को अगर मोड़ोगे और मोड़ के छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये दिखाती है इसकी मिनिमम एनर्जी, ये दिखाती है पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में नेगेटिव साइन ये बताती है। क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम जब भी होता है ना, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है आपको पता है, कभी भी कोई एटम्स है उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है इन इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, तो इसलिए स्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे तो तब ये होता है। तो चलो कोई नहीं, आप लोगों को सबको पता है। कुछ डेरिवेशंस था मैंने करा दिया, बहुत लंबा खींच दिया इसको, क्वेश्चन को इतना नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इतना तो बेसिक चीज़ें आपको लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बार हम आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कम्प्लीटली कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दे रखा है कितना 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, और कह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क इस पर ऑफर होता है, मैक्सिमम टॉर्क इस पर ऑफर होता है, कितना होता है 6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, ये होता है मैक्सिमम टॉर्क। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। देखिए टॉर्क का मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है वैसे P इंटू साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू थीटा पे 90 डिग्री पे होती है ना। तो भैया टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा P इंटू ई, कितना हो जाएगा P इंटू ई। तो बच्चों मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये पता ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। क्लियर है, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁸ आ गया। तो ये कितना हो गया 3 बार कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई ये आई 3 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 8, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻7 आ गई, और वो भी किस में आई न्यूटन पर कूलम में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, ये वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कितनी आई है 3 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर आई है। न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं इसे यूनिट को, इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। सर आप कहोगे कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले पड़े होंगे, एक तो फोर्स पर यूनिट चार्ज पड़ा था, उससे यूनिट आती थी न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला ये भी पड़ा था माइनस के dV/dr, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था, इसकी यूनिट होती थी वोल्ट, ये डिस्टेंस होती थी तो इसकी यूनिट होती थी मीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले से यूनिट आ जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर पर। ठीक है, कह रहा है कि बताइए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिस्टेंस पर किसी डिस्टेंस पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो जाता है, वो डिस्टेंस बतानी है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी चार्ज मान लो Q है और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है, और ये जो दूरी है R ये है 3 मीटर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E। फिर कह रहा है कि अब मान लो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो गया पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ठीक है, ये मतलब दूरी बढ़ गई होगी तभी तो हुआ होगा। ये दूरी बतानी है, r डैश बतानी है तुम्हें कितनी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाके कितना हो गया E/4। क्यों हो गया भाई, देखो आपको पता है अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उससे r दूरी पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, एक तो बाहर की ओर होती है, दूसरा चीज़ इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। सही है, यहाँ से आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r² के है ना, है या नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² के। अब मुझे बताओ जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना, तो यहाँ का r जो है 3 मीटर है, तो आगे जब r बढ़ जाएगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बोलो, तो इसका मतलब r डैश की वैल्यू 3 मीटर से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये बताओ 3 मीटर से ज़्यादा 4 मीटर भी है, 6 मीटर भी है, इनमें से दो में से एक ही ऑप्शन आने वाला है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो ये बताओ, पहली बात तो चार्ज तो कांस्टेंट है, इसमें भी Q की वैल्यू फिक्स है, इसमें भी Q की वैल्यू फिक्स है, 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया r² के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E1/E2 बराबर 1/r1² अपॉन 1/r2² लिख सकता हूँ। तो ये लिख सकता हूँ मैं E1/E2 बराबर r2² अपॉन r1²। तो ये बताओ, ये तो r1 थी तुम्हारे पास और ये कितनी थी r2, और बच्चों E1 कितना था तुम्हारे पास, ये था E1, और बच्चों E2 कितना था, E2 था E/4। चलो अब आप सॉल्व कर लो, बताओ इसको कितना हुआ। E1 की वैल्यू कितनी थी E2 की वैल्यू बताओ कितनी थी E/4, r2 की वैल्यू कितनी थी निकालनी थी, r1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, तो देखो E से E कट गया, तो ये हो गया 4 = r2 का स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9, तो बेटा r2² आ जाएगी 36। तो r2 बराबर कितनी आएगी, ये आएगी 6 आ जाएगी। कितनी आएगी, 6 जो है आपके पास इसका आंसर आएगा 6 मीटर। कितना आएगा, 6 मीटर। देखिए क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, क्या था क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड, अरे ये ब्लैक क्यों हो गया, नाराज़ हो गया ये बेचारा, ठीक है। ये बेचारा नाराज़ हो गया है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तक रहने देते हैं फिर, ठीक है। अभी जो जिसका आंसर आया है 6 मीटर आया है, ठीक है। जो वीडियोस जो PDF है उसमें देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।